हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया हो। तो भाई साहब हम लोग पता ही आपको कैपेसिटर में क्या पढ़ने वाले हैं। आज सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नेट कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे। तो प्यारे जवानों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सर्किट सॉल्विंग को करने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत काम आने वाली है बाद में आपको। इसलिए पूरे ध्यान से, पूरे मन से, मतलब पूरे डिवोशन के साथ आप यहाँ पर मेंटली प्रेजेंट रहिए। तो जवानों देखते हैं, देखो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इन सब में हर एक कैपेसिटर की वैल्यू सी है। ठीक है, लिख दी तो ठीक, नहीं लिखी तो मैंने अभी बोल दिया आपको। दूसरी बात यह है कि भाई साहब ध्यान से सुनो, जिन पॉइंट्स के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालनी है ना बेटे, यदि वो बदल गई ना तो आंसर बदल जाएगा। तो बेटे देखो ध्यान रखना इस बात का कि नेट कैपेसिटेंस किन पॉइंट्स के बीच में निकालनी है। नेट कैपेसिटेंस यदि एक सिंगल बैटरी दे रखी है तो सीधी सी बात है उन बैटरी के अक्रॉस, उस बैटरी के अक्रॉस ही निकालनी है। लेकिन यदि बैटरी नहीं है हमारे पास तो वो नाम दे देगा कि ए और बी के बीच में निकालो, बी और सी, जो भी होगा। तो ठीक है, तो यहां पर हर एक केस में हम इस तरह की बातें ऑटोमेटिकली अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये चीजें आप ऑलरेडी मान लेंगे। ठीक है, आपको लिखा मिलेगा, या तो ए बी लिख के चलूंगा या मैं बैटरी लिख के चलूंगा। ठीक है, तो आप अज्यूम कर लेना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, जहां पे मैं नाम बदलूंगा तो वहां बता भी दूंगा मैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। क्लियर है? तो जानो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखना भाई, बैटरी के अक्रॉस निकालना नेट कैपेसिटेंस कितना है। तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, ये कैपेसिटर है ये और ये दोनों सीरीज में है क्या? सीधा सा है, लाइन में दिख रहे हैं, इसका मतलब दोनों सीरीज में है क्या? है या नहीं है? है कि नहीं है? भाई साहब ये दोनों सीरीज में है या नहीं है, इसका फैसला सीरीज वाला रूल करेगा। अब साहब सीरीज का रूल क्या कहता है? सीरीज का रूल ये कहता है कि दोनों के अंदर आप जब तक एक लाइन में चलते जाओगे, बीच में कोई कनेक्शन नहीं आएगा, तब तक सीरीज है। अब ये बैटरी के टर्मिनल से यहां से चले, हम गए 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 गए, पहला आया, चलो अकेला तो क्या सीरीज क्या पैरेलल, किसी और के साथ सीरीज पैरेलल देखना होता है। तो हम यहां इसके बाद से चलना शुरू हुए, हम खुश हो गए थे कि क्या पता आगे कोई आ जाए, लेकिन आगे तो दो रास्ते आ गए। यदि एक ही रास्ता आता तब तक एक रास्ता रहेगा, तब तक सीरीज रहेगा। यदि उसके बीच में कुछ भी कैपेसिटर आता तो, लेकिन साहब रास्ता एक ये है और एक ये है। जब दो रास्ते आगे आ गए तो इस रास्ते का अगले वालों से सीरीज का रिश्ता हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये इसके साथ सीरीज में तो नहीं है, और क्योंकि ये सीरीज में नहीं है इसका मतलब किसमें होगा? पैरेलल में। यही आपकी गलतफहमी है, सीरीज में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैरेलल में होगा। हो सकता है कि वो पैरेलल में हो। वो अंगूर खट्टे हैं, वो बात सुनी होगी ना तुमने। लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिले ना तो उसने कह दिया कि अंगूर खट्टे हैं, हालांकि उसने वो जंप करके नहीं पकड़ पाई थी। भूल गए क्या लोमड़ी और अंगूर वाली कहानी, बचपन वाली कहानी? भूल गए? छोड़ो, भूल गए तो कोई बात नहीं है। आप सिंपल सी बात याद रखें, सीरीज में नहीं है तो पैरेलल में होगा। ये एक नंबर की झूठी और फ्रॉड बात है। ऐसा हो सकता है कि सीरीज के बाद सीरीज में नहीं है तो इसका मतलब पैरेलल में हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ना तो वो सीरीज में है ना वो पैरेलल में। इसलिए आप ये वर्ड ना कहें कभी भी कि सीरीज में नहीं है तो पैरेलल में होगा। क्लियर है भाई? तो ये दोनों सीरीज में तो नहीं है। अब बात आती है कि पैरेलल में है कि नहीं है। वैसे यार एक बात है, जब सीरीज में नहीं है तो पैरेलल में होगा। ये इस तरह का जो लालच है ना, लालच, इस पे कंट्रोल करो भाई। यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, जस्ट यू हैव टू फोकस ओनली ऑन योर कंसेप्ट्स। ठीक है, और कंसेप्ट ये कहता है कि सीरीज का फैसला लाइन से करना है और पैरेलल का फैसला करना है नाम देके। तो जवानों नाम देना शुरू करो। जिन पॉइंट्स के बीच में नेट निकालो, बैटरी है तो बैटरी के इस टर्मिनल का नाम हमने ए दिया, तो इस टर्मिनल का नाम क्या रख देंगे? बी। अब भाई साहब देखो, ये यहां पर वही सेम वायर चल रहा है तो इसका नाम क्या होगा? ए। अब इधर से गौर से देखोगे तो ये नाम इधर क्या है? बी, तो यहां पर भी नाम क्या मिलेगा? बी। अब आप बी को जंप करके इधर जाओगे तो नाम बदलना पड़ेगा। सी डी ई जो आप नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन जवानों क्या आप जब इधर जाओगे तो यहां पर एक्चुअल में गौर से देखो। अब मान लो आपने यहां डी नाम रख दिया, मैं सी इसलिए नहीं रख रहा हूं कि सी कैपेसिटेंस के लिए यूज कर रखा है, मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू ले रखी है सी। ठीक है,
तो जवानों अब यदि हमको और से देखें कि हम यदि इसका नाम डी रख दें तो पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस में मिनिमम नाम का कंसेप्ट यूज करना है कि जितना हो सके कम नाम दो, लेकिन हमने तो ज्यादा नाम दे दिया। कैसे, जरा सोचो, ये वायर था तो यहां तक नाम सेम था और मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो मेरे को यहां पर भी सेम नाम मिलेगा। ये मेरा ए था तो जहां तक वायर गया है वहां तक ए ही मिलेगा। तो यदि गलती से आपने डी नाम दे भी दिया तो आप लिख दो डी इक्वल टू ए है, मतलब ए ही हो चुका है अब ये। तो साहब अब इस कैपेसिटर के दो किनारों का नाम ए बी, इसके दो किनारों का नाम बी ए बी अभी एक ही बात है, न्यूट्रल कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं। तो मेरे जवानों इसमें ए बी नाम आया और इसमें भी ए बी नाम आया, इसका मतलब ये किसमें है, पैरेलल में है। और पैरेलल में हो गए तो आपको मालूम होगा कि नेट कैपेसिटेंस दोनों का सम होगी, तो C जमा C कुल मिला के आ जाएगा 2 इंटू C, इट इज द नेट कैपेसिटेंस। खत्म। मैं अभी इसमें चार्ज पोटेंशियल निकालना नहीं सिखाऊंगा, पहले मैं सिर्फ नेट कैपेसिटेंस निकालना सिखाऊंगा, उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ साहब इसके ऊपर, ये समझ में आ गया ना। अब देखो दिखने में सीरीज जैसी फीलिंग आ रही, लग ही नहीं रहा था कि दोनों पैरेलल में हो सकते हैं। हाँ पैरेलल हो गए, लेकिन तो प्यारे जवानों आप थोड़ा सा ध्यान से समझते चले। अब आ जाओ भाई साहब इसमें बैटरी लगा रखे, मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में नेट निकालना है। अब भाई साहब हम यहां से चले तो आगे गए तो एक कैपेसिटर आ गया। अब देखो आगे दो रास्ते आ गए। अब ये जो दो रास्ते हैं ये दोनों आपस में सीरीज नहीं होंगे, ना ही पीछे वाले रास्ते के साथ सीरीज में होंगे। जो अलग अलग रास्ते हैं वो सीरीज में हो ही नहीं सकते, तो इनका आपस में सीरीज का लफड़ा तो नहीं है। अब हमने देखा क्या पैरेलल का लफड़ा है, तो पैरेलल के लिए नाम देना शुरू करो। ठीक है जी, ये नाम दिया ए। अब जंप करके यहां चले गए, नाम बदलना पड़ेगा, नाम कर दिया बी। अब साहब जंप करके इधर जाओगे, नाम बदलना पड़ेगा, मान लो सी लिखेंगे नहीं क्योंकि सी वैल्यू ले रखे तो डी रख लेते हैं। अब साहब इसका नाम डी है तो इसका नाम भी क्या आएगा, डी, इसका नाम भी क्या आएगा, डी। अच्छा अब आपके मन में सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि जंप करके इधर आए तो इसका नाम कुछ और भी तो रख सकते हैं, जी रख दो, पिछले में भी तो रखा था, ए और डी दोनों एक के नाम हो गए थे, आपने गलती से यहाँ इसका नाम ई रख दिया तो डी इक्वल टू ई हो जाएगा, तो कोई बात ही नहीं है, दोनों एक ही हो जाएंगे। और भाई साहब ये भी नाम क्या हो जाएगा, डी। अब तो मौज होगी। कैसे मौज होगी, ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। कैसे आए पैरेलल में, देखो बी डी पैरेलल, और पैरेलल क्या होता है, सी और सी का डायरेक्ट जुड़ता है रे। तो अब ध्यान से समझना, बी और डी के बीच में से मैं हटा रहा हूं, बी और डी के बीच में से उनको जिनको सॉल्व करना है, जिनका नेट निकालना है, वो बी और डी के बीच में थे, ये दोनों थे, इन दोनों को हटा के एक बनाए दो। सी और सी का क्या हो जाएगा, 2C। कितना हो जाएगा, 2C। और अब तो ये ऐसा बन गया, तो अब तो ये क्या हो गया, दोनों सीरीज में हो गए हैं। तो साहब सीरीज में हो गए तो नेट कैपेसिटेंस अब दो ही है, सिर्फ दो ही है, तीन होते तो 1/c लगाओ, नहीं तो सीधा लिखो दोनों का गुणा 2C गुणा में C डिवाइडेड बाई दोनों का जोड़ 3C, C से C निपट गया, इसका मतलब 2C डिवाइडेड बाई 3, इट इज द आंसर। आ रहा है, मजा आएगा आएगा। अरे अभी तो शुरुआत है, घबराओ मत बेटे, जिगरा है ना जिगरा, हिम्मत है ना हिम्मत, प्रैक्टिस कर रहे हो ना, सबसे आगे जाओगे। ये तीन चीज ध्यान रखो। हाँ ध्यान से देखो। अब जरा इसको देखो यार, दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना इससे सिंपल चीज कुछ नहीं मिलेगी आपको, देखते चलना, मजा आने वाला है। देखो भाई साहब ए और बी के बीच में नेट निकालना है, हर एक सी कैपेसिटेंस का है। अब आप यहां से चलोगे, धैड़ एक रास्ता आ गया, मतलब दो रास्ते आ गए, तो पीछे वाले का आगे वालों से सीरीज का रिश्ता नहीं होगा। अब आप इधर गए, बहुत बढ़िया, इधर गए, जाते ही धैड़ एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, अरे यार ये तो कमाल हो गया। अब इस रास्ते में तो एक ही कैपेसिटर है, लेकिन ध्यान से देखो, इस रास्ते को देखो, ये एक ही रास्ता है। अरे लेकिन यार एक तो नहीं, मोड़ आ गया यहाँ तो। अरे मोड़ पे घबराना नहीं है, मोड़ आए तो मुड़ जाना है, तो मुड़ जाओ भाई, मुड़ गए, और इधर मुड़ गए, तो अब हम पहुंच गए यहाँ पे। प्यारे जानो ये एक ही रास्ता है, यहां से चले और यहां पहुंच गए, ये भी सी और ये भी सी, दोनों सीरीज में हैं। तो साहब इन दो पॉइंट्स के बीच में से हम इसको हटा रहे हैं, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में लगाना, इनका हम नाम रख सकते हैं। तो नाम कुछ भी रख लो, जैसे ए था तो इसका नाम बी इधर रखा हुआ है, सी रखना नहीं, डी रख लिया।
तो इधर जंप करें तो ई, हालांकि ये नाम भी क्या रहेगा ई। फिर आप गए तो यहाँ पे आना चाहिए एफ, क्योंकि जंप करके आओगे तो इधर क्या आ जाएगा। अब देखो ये तो बी है, वाह मौज होगी। इधर आ जाओ बी बी बी, ये है बी, ये भी कितना है बी, ठीक है। अब इधर जंप करके जाओगे तो एफ के बाद जी, इसका नाम जी हो गया जी। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो पता है आपको, इस रास्ते को ई से लेके बी वाले रास्ते को आप सोल्व कर रहे हो, तो ई से बी के बीच में से हटा रहे हो, तो ई और बी के बीच में दोबारा लगाई दो, तो सी और सी का कितना बन जाएगा सीरीज, क्या बोल रहे हो 2c, अरे पैरेलल में बनते हैं भाई, सीरीज है c/2, तो इसका मतलब क्या आना है c/2। अब भाई ये c/2 आ गया, अब आपको दिख रहा होगा ये तो e है और ये b है, ये तो e है और ये b है, तो ये भी eb, ये भी eb, तो दोनों किस में हो गए पैरेलल में, c और c/2। तो एक्चुअल में e और b ये दोनों हटाओ भाई, e और b के बीच में। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा जी ई तो यहाँ वाला था, अरे किसी को भी रख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम ई वाला पॉइंट ही रखना है, ठीक है। तो जिनके बीच में से हटाया था उनके बीच में से, उनके बीच में जोड़ना है, तो भाई साहब जोड़ दो, तो जरूरी नहीं है ऐसे जोड़ो यार, लो आप भी क्या याद रखोगे मेरे भाई, लो तो c और c/2 जोड़ोगे तो आ जाएगा 3c/2। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया है। अब भाई साहब ये है c और ये भी कितना है c और c दोनों का पैरेलल कितना हो चुका है 2c, c एंड c इज 2c। तो भाई साहब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 2c लगा दिया है, पैरेलल था तो इस वजह से। अरे वाह मौज होगी भाई, अब तो कौन सी मौज होगी, देखो ध्यान से, ये एक रास्ता जा रहा है, आई आई आई, ये मोड़ ही है सिर्फ, रास्ता तो एक ही है, आई, तो ये एक ही रास्ता है, तो एक रास्ते में जो भी आएंगे वो सारे सीरीज में कहलाएंगे, तो इन दोनों का आपस में हो गया सीरीज। तो 2c का c के साथ क्या बन जाएगा 2c इंटू सी डिवाइडेड बाई 3c, तो 2c/3। तो भाई साहब इन दोनों का जो सीरीज हमने सॉल्व किया वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2c/3। अब जवानों यदि हम इस रास्ते को गौर से देखें, ए ऐसे गया तो भाई साहब ये है c और ये है 3c/2, ये दोनों भी सीरीज में है, तो भाई साहब c इंटू 3c/2 डिवाइडेड बाई c प्लस 3c/2, तो भाई साहब 3c/2 इंटू सी डिवाइडेड बाई, अब इसको एलसीएम ले लोगे तो 2 आएगा एलसीएम, तो 2c और 3c 5c, कितने c 5c, ये निपट गया जी 3c/5। तो मतलब ये है कि मैंने सोल्व किया c और 3c/2 को, c और 3c/2 को, तो इसको हटा दो, मैं एक में ही हटा रहा हूं समय की बचत के लिए, पेपर में ऐसा मत कर देना वहीं हटाते रहो, हाँ ठीक है। तो 3c/5, अरे क्लियर है। अब भाई साहब 3c/5 होगा, और अब तो मौज होगी भाई, देखो d b दोनों किस में हुए पैरेलल में हुए, जब दोनों पैरेलल में हैं मतलब हम सॉल्व कर रहे हैं 2c/3 इज पैरेलल विद 3c/5, तो भाई साहब इसका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 2c/3 प्लस 3c/5, आप जोड़ दो, जोड़ोगे तो 5 दूनी 10 प्लस 3 तिया 9, नीचे आएगा 15, तो 19 c डिवाइडेड बाई 15। भाई साहब इन दोनों का हटाई दो, पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ते हैं तो डायरेक्ट जोड़ दिए हमने 19c/15। तो भाई साहब ये आ चुका है अपने पास d और b के बीच में, आप ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रास्ता तो एक ही बनना है। तो इसका मतलब ये आ चुका है 19c/15, ये पूरी वैल्यू इसके साथ सीरीज में हो जाएगी, तो c प्लस 19c/15 प्लस नहीं आएगा, मतलब इसके साथ सीरीज, तो इसका सीरीज के साथ करेंगे तो कैसे आएगा, दोनों का गुणा डिवाइडेड बाई दोनों का सम, मौज होगी भाई। तो कुल मिला के 15 कट जाना है, c से c भी कट जाना है, तो 19c डिवाइडेड बाई 15 दूनी 30 और 4 34, ये आंसर आना है।
ठीक है प्यारे जानो। बाय द वे यदि कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो ना इधर उधर कर लेना बस। बाकी तरीका जो है तरीका है कि भाई कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, मेरा मकसद वो था सिर्फ आपको उस चीज को समझाना। ठीक है तो प्यारे जवानों मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी कि भाई साहब सीरीज और पैरेलल को किस तरीके से टैकल करना है। कुछ और न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूँ इसमें अलग तरह के, सीरीज पैरेलल के जो थोड़ा सा और आगे। अभी आज मैं नेटवर्क के जो नेट कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं वही आपको कराऊंगा। उसके बाद अगली वीडियो में मैं कराऊंगा सर्किट को सॉल्व करने के कुछ बेसिक पॉइंट्स, है ना, मजा आने वाला है। ठीक है तो मैं एक बार इसमें लिख लेता हूँ आपके लिए 2-4 क्वेश्चन, समय बचेगा। चलो अब मैंने आपके लिए 2 अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन पहले मैं इस क्वेश्चन से शुरुआत करने वाला हूँ। बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना, मुझे एक चीज का मतलब समझाना है वैसे आपको। देखो ये बैटरी लगी हुई है, इसके अक्रॉस नेट कैपेसिटेंस निकालना है, लेकिन ये बीच में भाई साहब ये क्या दे रखा आपने को। हाँ अच्छा इस निशान से आप लोग वाकिफ है कि नहीं है, सच्ची बताओ है क्या है ये? अर्थिंग। और अर्थिंग का मतलब समझते हो भाई साहब, ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे तो एक ही मतलब समझ लो, काम बन जाएगा अपना। अपने को एक मतलब क्या समझने आए, इस जगह का पोटेंशियल मान लो 0, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज 0। रोना नहीं ना, रोना ना, पोटेंशियल 0 मानना है यार। ठीक है और कोई इसका लेना देना नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई यदि हम इस यहाँ से बात करें, यदि ये इस तरीके से जा रहा है तो यह पूरा एक ही रास्ता काउंट होगा या बीच में कनेक्शन मालूम होगा? ये है बोलो बोलो भाई साहब। ये डेफिनेटली यदि एक जगह पर ही अर्थिंग कर रखी है तो कोई इशू नहीं है, इस जगह का पोटेंशियल 0 रख दो आप और इसको डायरेक्टली इस तरीके से सोल्व कर लो। मतलब ये कुछ भी काउंट नहीं होगा, मतलब ये इस तरीके, ये वैल्यू तो रहेंगी यार जो भी है, लेकिन ये एक रास्ता ही काउंट होगा। इस जगह पे अर्थिंग थी, उसका सिर्फ ये मतलब होगा कि इस जगह पोटेंशियल 0 है। ध्यान से समझ लो, एक जगह अर्थिंग है तो। ठीक है तो 3 और 6 सीरीज आ जाएगा। 3 और 6 का सीरीज क्या होता है? 3 इज सीरीज इन विद 6, तो आंसर आएगा 3 गुणा 6/3 जमा 6, 9 3 तिया 9 3 दूनी 6 2। हाँ बढ़िया हो गया ना, 2 माइक्रोफैराड आंसर आ जाएगा यदि ये माइक्रोफैराड में है तो। क्लियर है? लेकिन यदि 2 जगह अर्थिंग हो तो, 3 जगह अर्थिंग हो तो, 5 जगह अर्थिंग हो तो क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ध्यान से देखो। अब इस क्वेश्चन को आप गौर से देखोगे तो एक जगह यहां अर्थिंग नजर आ रही है आपको, एक जगह यहां भी अर्थिंग नजर आ रही है। मान लो एक जगह कहीं और भी अर्थिंग दे देता। अब क्या करना है? तो भाई साहब जिन जिन पॉइंट्स पर अर्थिंग दे रखी है उन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल 0 होगा, और क्योंकि उन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल 0 होगा इसका मतलब वो सारे पॉइंट एक ही पोटेंशियल के हो गए। इसका मतलब उन सभी पॉइंट्स को जोड़ दो, उनके बीच में कनेक्शन बना दो। क्या बोला मैंने? उनके बीच में कनेक्शन बना दो। तो मैं अब इसके लिए इस सर्किट को रीड्रॉ करके बताने वाला हूं कि कनेक्शन किस तरीके से आपको बनाना है। तो भाई साहब ये एक तो रखा हुआ है ही, बहुत ही बढ़िया। अच्छा नेट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में निकालनी है, ऑलरेडी दे रखी है। तो दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। अच्छा जिन पॉइंट्स के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालनी होती है यू कैन अज्यूम बैटरी इन दैट पॉइंट्स। ठीक है उन पॉइंट्स के बीच में एक सेल या बैटरी को आप अज्यूम कर सकते हो। तो एक नीचे दे रखा है साहब, ये दे रखा है अपने को 2 माइक्रो फैराड, भाई गलती से कुलम बोले माइक्रो फैराड, अरे वैल्यू तो आप समझदार हैं। और ये 1 माइक्रो फैराड और ये बैटरी है, कुछ भी वोल्टेज की हो सकती है, अपने को लेना देना नहीं है। लेकिन इस पॉइंट ए देखो, नाम यदि यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी होगा और यहाँ भी बी होगा। तो सीधी सी बात है, ये ए होगा, ये भी ए होगा, ये बी होगा और ये भी बी होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ए से अर्थिंग, अब अर्थिंग के पॉइंट का नाम मान लो ई है, तो ए से ई के बीच में 3 माइक्रोफैराड है। तो ए से ई के बीच में मान लो मैंने यहां मान लिया ई, फिर आप कहोगे जी इधर क्यों मानना है, यहां मान लो, क्या फर्क पड़ा है उससे। हमने अब भी ए और ई के बीच में जोड़ा, बस वो निशान हटा दिया हमने। दिस इज 3 माइक्रोफैराड। और निशान किस लिए हटाया और हमने इसको इस वजह से क्यों रखा, क्योंकि हमें मालूम है कि ये पॉइंट भी ई है। तो भाई साहब इसका मतलब बी और ई के बीच में 6 लगा दो। तो बी ये रहा और ई ये रहा, तो इसके बीच में 6 लगा दो। अब तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। मान लो कोई एक और जोड़ रखा होता तो क्या करते जी,
तो जी तीनों पॉइंट्स को मान लो मैं यहाँ पे एक और जोड़ देता जी, अर्थिंग कर देता जी, यहाँ पे एक वैल्यू जोड़ देता जी, तो क्या करता जी, तो बी से लेके इस अर्थिंग तक, बी से लेके इस अर्थिंग तक मान लो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लगा देता जी, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो मैं उसको यहाँ पे ऐसे जोड़ देता हूँ, खत्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी है नहीं जोड़ा हुआ, नहीं जोड़ा हुआ तो मत जोड़ो, जोड़ रखा होता तो जिन पॉइंट्स के बीच में देखो देयर इज ए रूल, काट दो चेप दो रूल बढ़िया रूल है ना, काट दो चेप दो। किस लिए है वो कि कोई सर्किट सीधा सीधा समझ में नहीं आए ना तो उस सर्किट को काट दो पहले, और जिन पॉइंट्स के बीच में जो काटा ना आपने उन पॉइंट्स को साफ सुथरा प्लॉट कर लो और फिर उनके बीच में चेप दो। जैसे कि ये सर्किट है, अब एक्चुअल में ये सीधा ही लिख देता कि ए से लेके दोनों जुड़े हुए हैं ये, और इस पॉइंट का नाम कोई भी नाम हो जाता, अपने को क्या है जब दोनों को जोड़ ही देता तो, लेकिन जोड़ा नहीं उसने फालतू काम बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं, ये अर्थिंग है, ये अर्थिंग है। अच्छा, हम पता क्या सोच जाते हैं इस तरह की हालात में, हम ये सोच जाते हैं कि साहब ये तो कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट है, कोई बहुत हाई लेवल की बात हो रही है। भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत हाई लेवल की बात है, नथिंग, बहुत ही सिंपल और प्यारी सी बात है। तो भाई बात यह है कि जो अर्थिंग कर रखे उन सारे पॉइंट्स को एक साथ मिला दो, सिर्फ इतनी छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। दो वाले तीनों जो भी हैं सबको जोड़ दो उस कॉमन पॉइंट से, अर्थिंग वाले पॉइंट का नाम जो भी रखना है एक्स रखना है तो एक्स से उन सबको जोड़ दो, खत्म, ये मतलब है उसका, और कोई मतलब नहीं, ठीक है। हाँ समझ गए, हाँ बहुत बढ़िया। तो अब तो हो जाएगा यार, 3 और 6 सीरीज में हो गए, 3 और 6 का सीरीज में कितना आ जाएगा, सोल्व करोगे तो 2। अब देखो भाई ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, देख तो जाओ बेटे, देखो ए बी, ये तो बैटरी है, इसको मत जोड़ देना यार कभी फ्लो में इसकी वैल्यू और जोड़ दो, दे रखी हो तो, ठीक है। लेकिन ये 3 पैरेलल में आ गए, पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ते हैं, 1 और 2 3 और 2 5 माइक्रोफैराड आंसर आ गया, खत्म। समझ में आया ना, ऐसे आएगा समझ में भाई, मन लगा के और करोगे और मजा आएगा। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अब देखो भाई साहब अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही साधारण सा सर्किट दे रखा है, बहुत साधारण सर्किट है। देखो क्या है, एक कैपेसिटर है, फिर 2 है, फिर 2 से दुगने 4 हैं, फिर इससे दुगने 8 हैं, फिर इससे दुगने 16 हैं, फिर इससे दुगने 32 हैं। फिर आपको किसी दिख नहीं रहे तो लिख रखा है ना उसने, लिख के दे दिया ना अपने को, हाँ। तो आगे यार 32 में प्लॉट कर जाएंगे, और ये बात इन्फिनिटी तक रिपीट हो रही है सारी बात, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम से घटना हो रही है। अब अपने को बताना है नेट कैपेसिटेंस बताओ इन 2 टर्मिनल्स के बीच में, फाइनल ए और बी के बीच में अपने से नेट कैपेसिटेंस पूछ लिया है। अब बताना है जी, क्या करें साहब, कुछ नहीं करना साहब, हमें मालूम है कि जब ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है तो हर एक में ए बी, तो सभी ए बी के बीच में क्या आ रहा है, पैरेलल। इसका मतलब भाई साहब इस ए बी के बीच में नेट कितना है, सी, और हर एक कैपेसिटर की वैल्यू सी दे रखी है, ध्यान रखना, हर एक कैपेसिटर की वैल्यू सी दे रखी है, लेकिन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स दे रखे हैं 1 2 4 8 16 32 इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर ए बी के बीच में तो अकेला एक कैपेसिटर दे रखा है, बहुत ही बढ़िया है साहब। लेकिन अगले ए बी के बीच में 2 कैपेसिटर है, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, C/2 बता रखा है। 3 होते तो 3 आता, C/3 आता, लेकिन अगले में 3 नहीं 4 है तो C/4। इससे अगले वाले में 8 है तो क्या आएगा, C/8। और यही बात रिपीट हो रही है साहब, इन्फिनिटी तक जा रही है। और हमें मालूम है कि यदि इन्फिनिटी तक जा रही है तो अब सारे आपस में, क्योंकि ये पैरेलल में हैं, तो नेट कैपेसिटेंस कितनी हो जानी है, C प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस C/8 एंड सो ऑन। अब तो मौज हो गई, इसकी शक्ल ध्यान से देखो। आप पता क्या करो, आप दूसरी टर्म को उठाओ, टर्म नंबर 2, टर्म 2 डिवाइड कर दो टर्म नंबर 1 से, देखो एक बार करके, C/2 डिवाइडेड बाई C कट गया, आ गया हाफ, मौज होगी भाई। अब आप क्या करो, तीसरी बटा दूसरी करके देखो एक बार, तीसरी बटा दूसरी करके देखो एक बार, C/4 बेटा C/2, C से C गया, 2 दूनी 4 बेटे, आंसर है 1/2। अरे वाह मौज हो गई तो, हाँ। अब बेशक से एक काम और कर लो, आप अगली डिवाइडेड बाई पिछली करके देखो। आप टर्म 4 डिवाइडेड बाई टर्म 3, टर्म 4 कितनी है, C/8, ये कितनी है, C/4, 4 दूनी 8, C से C निपट गया, 1/2। इसका मतलब जब भी कभी इस तरह की घटना होती है उसको कहते हैं GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, GP। और मेरे प्यारे जवानों,
इनफाइनाइट जीपी का जो सम है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। भाई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है ना आपको, तो मैथमेटिकल टूल्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको देख लो। फिजिक्स में तो दिक्कत आएगी नहीं भाई। हाँ तो भाई साहब सोल्व कर लो। इसमें ए क्या होता है, ये सम है, ऐसी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी हैविंग फर्स्ट टर्म ए, पहली टर्म होती है ए, मतलब इस केस में सी है, माइनस दूसरी टर्म जो होती है वो होती है साहब मतलब दूसरी टर्म नहीं, ये आर जो है ये क्या होता है, कॉमन रेशियो, मतलब दूसरी बटा पहली का रेशियो हाफ, या कोई सा ले लो जी रेशियो, अगली पिछली का रेशियो सब में हाफ ही आना है। तो कुल मिला के आंसर कितना हो जाएगा भाई साहब, हाफ, एक में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, तो 2 इंटू सी आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया भाई, कुल मिला के। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो इस तरह से एक नेटवर्क दे रखा था अपने को, हमने झटके में सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो पहले जानो बस खत्म है, अगला क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ तो जानो, अब देखो एक अगला क्वेश्चन और। अब देखो इस तरह की जो सिचुएशंस मिलती हैं अपने को, तो इस तरह को हम लैडर नेटवर्क बोलते हैं। देखो है क्या, इसमें सारे कैपेसिटेंस सी के हैं भाई। ठीक है, सारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी 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 सी, सब के इंडिविजुअल सी सी है। ईच ऑफ कैपेसिटर इज हैविंग कैपेसिटेंस सी। ओके, वी हैव टू फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। सच काइंड ऑफ नेटवर्क इज द लैडर नेटवर्क। इन्फिनिटी तक है, हो क्या रहे हैं, दिस 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 ऐसे जा रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करें, समझते हैं ना भाई, समझते हैं ना भाई। देखो मैं एक बात आपको फिर कह दूं कि यदि आप सर्किट सॉल्विंग को थोड़ा और अच्छे से करना चाहते हैं तो पहले रेजिस्टेंस वाली सर्किट सॉल्विंग की वीडियोस देख लो। अगली यूनिट में है लेकिन मजा आएगा वाकई, और समझ इतनी डेवलप हो जाएगी कि बहुत अच्छे से, क्योंकि थोड़ा समझना आसान रहेगा। बाकी ये भी आसान ही है, ऐसा नहीं कि उसकी बिना इसमें काम नहीं चलेगा। मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं कि आपका सारा काम फिट होगा। सारे कंसेप्ट में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखो भाई, जब भी कभी इस तरह का लैडर नेटवर्क हो तो इसमें स्टेप नंबर 1 क्या है आपका, सबसे पहला क्या स्टेप करोगे आप ये करोगे कि सारे का आंसर मान लोगे। देखो कितनी अच्छी बात है, लेट द फाइनल आंसर इज एक्स, मतलब ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस कितनी है, लेट सी नेट इक्वल टू जो भी वैल्यू माननी है, मान लो हमने एक्स मान ली, पहला स्टेप। अब स्टेप नंबर 2, अब क्या करें जी, अब आप क्या करो, रिपीटिंग यूनिट को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई रिपीटिंग यूनिट, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग यूनिट। अब यदि गौर से देखो तो दिस और दिस, ये कैपेसिटर और फिर ये कैपेसिटर, अगले में भी यही है, उससे अगले में भी यही है। तो फिर आपका काम है रिपीटिंग यूनिट को आइडेंटिफाई करना। दिस इज द सेकंड वर्क। ठीक है, तो भाई साहब हमने यहां रिपीटिंग यूनिट आइडेंटिफाई कर ली, भाई ये रिपीट हो रही है यूनिट, क्लियर है। अब जो रिपीटिंग यूनिट आई है, स्टेप नंबर 3, आप क्या करोगे, जो पॉइंट्स ए और बी थे, तो एक यूनिट को छोड़ के जो पॉइंट्स हैं इनका नाम मान लो ए डैश और बी डैश है, तो हम क्या कहेंगे कि साहब ए डैश और बी डैश के बीच में जो नेट सी है, नेट कैपेसिटेंस है, इसकी वैल्यू भी एक्स ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए एक्स? क्योंकि इन्फिनिटी में आप एक यूनिट कम भी कर दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, समुद्र है, आपको प्यास लग रही थी किसी दूर, मान लो आप पानी पी गए, तो ऐसा कोई कि समुद्र नहीं बचा आप ऐसा तो नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्फिनिटी भी कुछ वैसी चीज़ है प्यारे जवानों। यहाँ जब भी इन्फिनिटी तक ये चीज़ फैली हुई है, इसका मतलब कन्फर्म है। क्या कन्फर्म है भाई, इन दो पॉइंट्स के बीच में ये एक यूनिट कम भी होगी तो भी आंसर एक्स ही होगा। तो हम क्या कहेंगे कि पुट कर दो ए डैश बी डैश के बीच में, पुट सी बिटवीन ए डैश एंड बी डैश इक्वल टू एक्स। मतलब सर्किट कैसा बन जाएगा, मतलब सर्किट ये बनेगा भाई, ये ए है और भाई साहब ये बी है, और इधर एक कैपेसिटर लग रहा है, और ये है ए डैश, और ये है भाई साहब बी डैश। हालांकि बी डैश और बी एक ही जैसे हैं, लेकिन नाम बी डैश रख दिया था तो रख दिया था। तो भाई साहब ए डैश और बी डैश के बीच में क्या रख देना है, एक्स। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा दो, एक्स। ये कितना है सी, ये भी कितना है सी, और पूरे का आंसर कितना है एक्स। अब सोल्व कर लो, अब कुछ नहीं बचा, अब सिंपल सर्किट हो गया। ये दोनों किस में आ गए, सीरीज। तो सीरीज सोल्व करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस एक्स। इन दोनों का एक आंसर आएगा ये, और जो आंसर आएगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा, मतलब सी के साथ जोड़ दोगे, और जो टोटल आंसर आएगा वही तो एक्स होगा। वाह जी वाह, मौज होगी जी।
एलसीएम ले लो जी, बिल्कुल जी। तो x इंटू सी प्लस एक्स इक्वल टू सी इंटू सी प्लस एक्स इक्वल टू प्लस सी इंटू एक्स। तो मेरे प्यारे जवान हो, वैल्यू रख दो रे, x इंटू सी प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स। मतलब देखना भाई, देखना एक्स स्क्वेयर, भाई देख लेना कैलकुलेशन। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है, डन। तो भाई साहब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वेयर, अब ये सी एक्स और ये भी सी एक्स, तो टू सी एक्स इधर से कट जाएगा, तो ये उधर लेके जाओगे तो माइनस का सी एक्स, और ये इधर जाएगा तो माइनस का सी स्क्वायर इक्वल टू 0। प्यारे जानो याद रखना, अननोन एक्स है हमारे लिए, क्वाड्रेटिक एक्स में है, सी में नहीं है ये। कभी सी का भी स्क्वायर दिख रहा हो, एक्स का भी स्क्वायर दिख रहा हो, वो किस में है जी, सोल्व किस में करें, एक्स में। तो यहाँ क्वाड्रेटिक बन चुकी है, इसका सोल्व करने का तरीका आपको मालूम है, एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी क्या होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट है, दैट इज माइनस सी, और एक माइनस आ गया तो प्लस सी, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है और सी स्क्वायर है, लेकिन माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई 2a, दिस इज सी प्लस माइनस अंडर रूट 5c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। ओहो सी नहीं आएगा, ये सिर्फ 2 आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, 2 इंटू ए लिखा। अब जवानों क्या बच गया, c प्लस माइनस अंडर रूट 5 इंटू सी डिवाइडेड बाई 2। अब अंडर रूट 5 तो आपको मालूम ही है, एक से बड़ी चीज है, तो c माइनस अंडर रूट 5 इंटू सी बाई 2 ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में नहीं आ सकती नेट कैपेसिटेंस, तो पॉजिटिव वाली टर्म जो है वो अपना आंसर हो जाएगी। तो फाइनल आंसर क्या हो चुका है, फाइनल आंसर आ चुका है सी नेट इक्वल टू एक्स माना था हमने, तो एक्स का आंसर आ चुका है सी प्लस अंडर रूट 5 इंटू सी डिवाइडेड बाई 2, and you can take the value of c common and you will finally get this value, okay। तो प्यारे जानो समझ में आया नहीं आया, आ गया, बताऊं क्या करना है, देखो 3 स्टेप लिखे हैं, इनके अलावा कुछ नहीं लगाना आपको, हाँ समझ गए, अच्छे समझ गए भाई, बहुत बढ़िया है। तो इसके बाद मैं व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, हाँ तो रुको एक बार साफ करता हूँ दोनों। अब देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पर प्रॉब्लम्स किस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ भाई साहब। व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत ही प्यारी सी चीज़ है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, एक्चुअल में कैसी चीज़ है ये, बहुत ही प्यारी सी चीज़ है और बहुत ही आसान सी चीज़ है, हाँ बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है। ये रहा व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास, प्यारे जानो, सच्ची बताऊँ आपको भाई, अच्छे से समझ लो इस बात को, व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट का नाम है। क्या बोला मैंने, अरेंजमेंट, जैसे कि ये एक अरेंजमेंट कोई है तो इसको हम रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसी शक्ल बोलेंगे, राइट। ये है तो इट इज एन ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, यदि इसकी तीनों ब्रांचेज में कैपेसिटर डाल दें, इसकी चारों में डाल दें तो ये ट्रायंगुलर बनेगा, ये रेक्टेंगुलर बनेगा, ये पेंटागोनल बनेगा। बात समझ में आ रही हो कि नहीं, सेम इसी तरीके से ये एक खास अरेंजमेंट है एंड दिस इज नॉन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। ये अपने अगली यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपने सिलेबस में है, कैपेसिटर को लेके इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं करा रहा हूं आपको, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है और सबसे आसान टॉपिक में से एक है, ठीक है। तो आप वहां पर मैंने अलग अलग इसको आइडेंटिफाई करने के डिफरेंट रूल्स बताए और सारी वीडियोस अलग से करा भी रखी हैं, तो आप वो देख सकते हैं थोड़ा और अच्छी क्लियरिटी के लिए। लेकिन जितना कैपेसिटर में रिक्वायरमेंट है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, जिस चैप्टर में जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी तो मैं बता के चलूंगा, वो तो एक्स्ट्रा के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो भाई साहब ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर्स इसकी ब्रांचेस में लगे हुए हैं, तो ध्यान से समझ लो। पहले तो व्हीटस्टोन ब्रिज की देखो बाउंड्री को गौर से देखो, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड, तो 4 साइड का फिगर है, प्लस एक डायगोनल के अंदर एक कैपेसिटर है और दूसरे डायगोनल के अंदर एक बैटरी है या नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें दूसरे डायगोनल के अक्रॉस निकालना है। अब यदि आप ध्यान से देखो, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है, क्लियर है। तो भाई साहब पता है होता क्या है, होता ये है, व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आ गया आपको,
कोई भी कहेगा आपसे तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज जस्ट एक अरेंजमेंट है। क्या है? जस्ट एक अरेंजमेंट है। क्या है? जस्ट एक अरेंजमेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज जस्ट एन अरेंजमेंट। व्हीटस्टोन ब्रिज तो एक अरेंजमेंट का नाम है साहब। किस चीज का नाम है? अरेंजमेंट का नाम है। तो ये तो सिर्फ एक अरेंजमेंट है। क्या होगा इस अरेंजमेंट में? 4 भुजाएं होंगी, चारों में एक कैपेसिटेंस होगा, एक डायगोनल में एक कैपेसिटेंस और होगा और दूसरे डायगोनल के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालना होगा, या वहां बैटरी हो सकती है। ये अकेला भी एक सर्किट हो सकता है या ये किसी सर्किट का पार्ट भी हो सकता है। इसकी शक्ल ऐसी भी दिख सकती है या हिडन भी हो सकती है, वो बताने वाला हूं आपको, ठीक है। लेकिन इस अरेंजमेंट की खास बात है, यदि दिस रेशियो C1:C2 इक्वल होता है C3:C4 के, यदि ऐसा होता है, अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो C1/C3 इक्वल टू C2/C4, एक ही बात है। C1 ये नीचे ले आओ अपॉन C3 इक्वल टू C2/C4, या फिर थोड़ा कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं C1:C4 इक्वल टू C2:C3, बात एक ही है। C1:C4 इक्वल टू C2:C3, एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं है। ये मेरे को आसान लगता है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। यदि ऐसा है ना मेरे भाई, तो हम पता है क्या करेंगे? बीच वाले कैपेसिटर को हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि उस समय यदि ऐसा होता है तो इस पॉइंट का नाम आप मान लो x है, इस पॉइंट का नाम मान लो आप y है, तो होता क्या है कि जितना पोटेंशियल x पे होता है उतना ही y पे होता है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन दो प्लेट्स के बीच में 0 होता है। इसका मतलब भाई साहब इसको हटाए दो, कोई काम नहीं है। लेकिन यदि ऐसा ये जो रेशियो है ये ऐसा नहीं है, तो उस केस में हम इसको हटाएंगे नहीं, तो फिर इसको नॉर्मल तरीके से हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे मालूम है आपको? देखो ध्यान से, क्योंकि ये जो है ना ये कैपेसिटर, ये किसी दूसरे के साथ ना सीरीज में है ना पैरेलल में है। और ये बात सबके लिए वैलिड है, इसके लिए भी, सब अपने आप में अकेले हैं, किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है। ये गलत बात है यार। हाँ, ऐसे दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस होगी भाई, ना इसका इसके साथ सीरीज है, ना इसके साथ है, ना किसी के साथ भी किसी का नहीं है। ये दोनों आपस में ना सीरीज में है ना पैरेलल में, किसी में भी नहीं है ना। तो इसके मतलब इसको सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ रूल्स का सहारा लेंगे, करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कैपेसिटर के केस में हालांकि इसके लिए स्टार डेल्टा डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन मेथड्स भी हमारे पास हैं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में तो मतलब ही नहीं है साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता, आज तक तो पैदा हुआ नहीं। दूसरी बात, बाकी जगह पर भी ये नहीं है, वो कैपेसिटर में पूछ लेगा, कैपेसिटर की बजाय रेजिस्टेंस में पूछ लेगा, उसको मजदूर कोई चाहिए, हाँ, डॉक्टर इंजीनियर्स चाहिए, गुड क्वालिटी। हाँ तो भाई साहब इसलिए ध्यान रखना है कि यदि इन दोनों का रेशियो मेंटेन कर रहा है तो बीच वाले को हटा देंगे। हाँ, यदि फिर भी आप करना चाहते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं किरचॉफ रूल का यूज़ करके, या फिर मैं स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं यार, अभी मैं सिर्फ इस पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। पहले एक बार थोड़ा सा आपकी चीज़ें क्लियर तो हूँ। तो भाई साहब अब तो सोल्व हो गया आसानी से। अब ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। आप सोल्व कर लोगे सीरीज। C1 और C3 का सीरीज कैसे होगा? C1 इंटू C3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C3, और इन दोनों का सीरीज क्या होगा? C2 इंटू C4 डिवाइडेड बाई C2 प्लस C4, और दोनों को जोड़ दोगे, इट इज़ द नेट कैपेसिटेंस। ये आंसर आ गया हमारे पास। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया? नहीं आया? क्या आया है? बहुत बढ़िया। तो ये अरेंजमेंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज जस्ट एन अरेंजमेंट, नथिंग एल्स। अब देखो कभी कभी क्या कहेगा वो कहेगा ये यहाँ पे नहीं था बल्कि ये यहीं पे लगा हुआ था। क्या अब ये व्हीटस्टोन है? नहीं है भाई, ये व्हीटस्टोन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि व्हीटस्टोन चार दीवारी तो है, लेकिन एक डायगोनल में कैपेसिटर होता तब हम व्हीटस्टोन कहते, यहाँ होता तो हम कहते। अब वो आ गए यहीं पे, तो जरूरत भी तो नहीं है व्हीटस्टोन की। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और आपस में तीनों पैरेलल में, तो वैसे भी सोल्व होना ही है। तो इसमें तो अरेंजमेंट है कि नहीं है, कोई जरूरत नहीं पड़ी अपने को, वैसे वो व्हीटस्टोन नहीं कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो अब इसमें देखो किस किस तरह से इसकी शकल बदल बदल के आ जाता है। एक बार हम जल्दी से 2-4 मिनट और लगेंगे, लगे हाथ ये पूरा हो जाएगा, मौज हो जाएगी, ठीक है। तो मैं एक बार आपको बताता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आने की संभावना है। जैसे मैं पहले आपको एक सिंपल सी बात करके बताऊंगा। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। मैंने कहा भाई साहब ये व्हीटस्टोन है क्या? नहीं है भाई। पहली बात तो ये कि तीन ही कैपेसिटर है, दूसरी बात है कि व्हीटस्टोन नहीं है। कैसे? एक बार देख लो करके। तो इस तरह के जो सर्किट्स है इनके लिए हम एक नया रूल लेके आए, दैट इज केपी रूल। केपी रूल क्या है आपको मालूम है?
दैट इज काट दो केपी नहीं सॉरी, काट दो चेप दो रूल, ठीक है। काट दो चेप दो रूल, अरे ये ऐसे बनाया हुआ है यार, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ओके, दिस इज अनऑफिशियल, लेकिन ये बहुत काम का रूल है भाई। देखो क्या है, अब इसमें गौर से देखोगे तो हर एक किसी है कैपेसिटेंस, तो भाई ये इस रास्ते पे गए आप, इस रास्ते पे गए आप, इस रास्ते पे गए, तो यहाँ पे आपको एक जंक्शन मिला, मतलब दो रास्ते मिले, तो पीछे वाले का आगे वालों के साथ रिश्ता खत्म सीरीज का। तो आप आगे चले गए एक उम्मीद के साथ, फिर आपको रास्ता मिल गया, तो इसका मतलब इसका आगे वाले के साथ सीरीज का रिश्ता खत्म। तो कहने का मतलब है कि आपस में सीरीज में तो नहीं है, तो क्या पैरेलल में होंगे? पैरेलल के लिए क्या बताया है? नाम। तो नाम देके देखो, ये नाम ए है तो ये नाम भी क्या हो जाएगा? ए। ये नाम बी है तो ये नाम भी क्या हो जाएगा? बी। तो अब देखो ये कैपेसिटर लगा हुआ है ए और बी के बीच में, दिस इज बी एंड दिस इज ए, इसके बीच में ये है, तो यहाँ से काट दो और बी और ए के बीच में चेप दो। काट दो चेप दो, ए और बी के बीच में काट दो और चेप दो, ए और बी के बीच में काट दो और चेप दो। अरे वाह, पैरेलल में हो गए, ये तो सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो नेट कैपेसिटेंस होगी 3C, खत्म। अब तो ये व्हीटस्टोन था ही नहीं है तो लेकिन इसके जैसी एक शकल होती है जो व्हीटस्टोन जैसी लगती है और होती भी है, तो उसको जरा देखते हैं। प्यारे मेरे प्यारे, मेरे प्यारे जवानो, मेरे प्यारे हो, मेरे प्यारे हो, मेरे प्यारे जवानो, देखो रे ओ देखो रे। सारे कैपेसिटर सी के ले रखे हमने। हाँ, अब देखो देखने में ये थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन दो बातें नहीं मिलती, ये और ये, इसमें नहीं था। हाँ? तो अब क्या हो गया साहब, अब देखोगे आप उसमें सीरीज पैरेलल देखने की कोशिश करोगे तो नहीं दिखेगा आपको, है ही नहीं, तो दिखेगा कैसे? आप देख लो सीरीज में कब होते, जब लाइन में होते, लाइन में कोई से भी नहीं है, ये लाइन में होते क्या ना, ये बीच में कनेक्शन बन गया इसलिए लाइन में नहीं कहेंगे, ये भी दोनों एक लाइन में नहीं है, बीच में कनेक्शन आ गया, तो कोई भी लाइन में नहीं है, तो सीरीज में तो नहीं है। अब बात आती है पैरेलल की, तो पैरेलल देख लेते हैं साहब। ये यदि नाम ए है तो आप इधर आओगे, बीच में कैपेसिटर आ जाएगा, तो नाम बदलना पड़ेगा। तो इधर जाते समय मान लो नाम रख दिया आपने डी, अब आप यहां से जंप करके यहां जाओगे, मान लो नाम रख दिया आपने ई, अब आप यहां से जंप करके यहां जाओगे, यहां तो चलो नाम बी ही है। अब गौर से देखो, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस अलग अलग नाम है। इसके अक्रॉस क्या नाम है? ए डी, ए ई डी, इसमें ई और ये बी, ये ई बी है और ये है साहब बी डी। अब सबके नाम अलग अलग हैं, तो पैरेलल तो नहीं है। अब ना पैरेलल है ना सीरीज है, तो कैसे करें? रीड्रॉ करो सर्किट को, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिख जाए। जिन पॉइंट्स के बीच में नेट निकालना है, ए और बी के बीच में नेट निकालना है, भाई मैं फिर कह रहा हूं, जिनके बीच में नेट निकालना है उनको एक तरफ रख लो। बीच में कहीं पर भी देखो दो नाम और बच गए, डी और ई, तो मान लो एक नाम हमने यहां रख दिया डी और एक नाम हमें यहाँ रख दिया ई, फिर आप कहोगे जी आपको कैसे पता चला? थोड़ा थोड़ा फीलिंग आ रही है, ठीक है। देखो इसको थोड़ा स्ट्रेच करके देख सकते हो तो देख लो कि यहाँ से इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लो तो थोड़ा सा फीलिंग आएगी, शक्ल बनती हुई नजर दिखेगी आपको। नहीं दिख रही तो अब दिख जाएगी, अब घबराओ मत, प्रैक्टिस से आ जाएगी। ए और ई के बीच में कैपेसिटर है, तो ए और ई के बीच में एक कैपेसिटर है, वहां से काट दिया और यहाँ पे चेप दिया, यहाँ से कट गया यहाँ चेप दिया। ए और डी के बीच में भी है, तो ए और डी के बीच में काट दो और चेप दो। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप अपने नोट को मत काटना। फिर ई और डी के बीच में काट दो, ई और डी के बीच में काट दो और यहां पे चेप दो। ई और बी के बीच में काट दो, ई और बी के बीच में काट दो और चेप दो। और लास्ट इज डी और बी के बीच में काट दो और चेप दो। प्यारे जाना, कट भी गए और चिप भी गए। तो दिस रेशो ले लोगे तो ये भी सी वन आया, ये भी सी वन आया, तो बीच वाले को हटा दो। व्हीटस्टोन तो दिख ही गया था आपको, तो अब बीच वाले को हटा दो, अब आराम से सोल्व हो जाएगा। सी और सी का c/2, इसका भी c/2 और आपस में पैरेलल, तो आंसर आ जाएगा सी। क्लियर हुआ? तो जवानों, मैंने आपको डिफरेंट न्यूमेरिकल्स कराए जिनकी हेल्प से हम नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं सर्किट में। तो आई होप आपको ये बात मेरी अच्छे से आपको समझ आई होगी। आपको तसल्ली से माइंड में इन सारी बातों को फिट कर लेना है, भेजे में एकदम से फिट बैठा लेना है, ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लमेटिक थिंग्स हैपन ना हो। ठीक है,
तो जवानों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक फिजिक्स पढ़ो, मौज करो। गुड बाय, टेक केयर।